Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 6 टू क्लास 8 तक का SST का पूरा NCERT बेस्ड सिलेबस सीटर पेपर 2 के लिए कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें क्लास 6 एंड क्लास 8 की हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 7 की हिस्ट्री का आज 4th चैप्टर है और अपकमिंग 6 क्लास में आपकी 7th की भी हो जाएगी, तो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके साथ ही पैरेलली हमारी ज्योग्राफी भी चल रही है। ओके, तो देखिए हिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि कंटेंट भी ज़्यादा है, चैप्टर भी ज़्यादा है। ज्योग्राफी वगैरह फटाफट हो जाएगी, चैप्टर्स भी कम है और छोटे छोटे से चैप्टर हैं। 2 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी की, 3rd चैप्टर भी शाम को आपको मिल जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलली चल रहे हैं। ये वाली कंप्लीट करने के बाद हम पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो आई एश्योर कि आपके 50+ मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि कल एक पेपर देखा था ऐसे ही, जस्ट जिस बुक के बारे में मैं बता रही थी, तो पिछला पेपर देखा तो जो जो पढ़ा रही हूँ एज इट इज़ वहीं से पढ़ा क्या रही हूँ। कोई भी पढ़ाएगा एनसीईआरटी से, आप सभी को पता है एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। ओके, सो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक और रिक्वायरमेंट आ रही थी, आपको ये चैप्टर्स नहीं मिल रहे हैं तो प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ओके, ये चैप्टर है आपका मुगल साम्राज्य का। तो इस चैप्टर में देखिए ये बताया गया है कि मुगल ने कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया है। तो इसमें ये बताते हैं कि मध्यकाल में हमारे ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ, किसी भी शासक के लिए इस भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर शासन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, जहाँ पर लोगों की भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ हैं, भिन्न भिन्न रीति रिवाज हैं, लोगों में भिन्नता है। तो यहाँ पे शासन करना डिफ़िकल्ट था। बट अपने पूर्ववर्ती मतलब मुगल से पहले जितने साम्राज्य थे, जितने लोगों ने शासन किया, उनके विपरीत मतलब उनके अपोजिट मुगलों ने क्या किया, एक साम्राज्य की स्थापना की और शासन किया और ये कार्य भी पूरा किया। ओके, जो अब तक केवल छोटी अवधि के लिए ही सही अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ा था। ठीक है, अब इस चैप्टर में ये बताया गया है कि इससे पहले शासन कर पाना यहाँ पे डिफ़िकल्ट था, बट मुगल ने ये काम करके दिखाया। ओके, और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही इन्होंने दिल्ली और आगरा जैसे अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और इन्होंने 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। किसने? मुगलों ने। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि भारत आज भी भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थल क्या है? निवास स्थल दिल्ली। तो दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता है। ये देखिए इमेज भी बना रखी है ना। अब हम बात करते हैं कि ये मुगल कौन थे और इन्होंने कैसे शासन किया। तो देखिए मुगल दो महान वंशों के वंशज थे, हम ऐसा जानते हैं। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी हुए। और अगर पिता की बात करें तो पिता कहाँ के थे? पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी, उनके वंशज थे। तो हमने ये जान लिया कि मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां की ओर से थे और पिता की ओर से वे वर्तमान तुर्की शासक तैमूर के वंशज कहलाए। ओके, अब बात यह आती है कि मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। इसके पीछे का कारण ये था कि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां जो थी वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, इसलिए मुगल अपने आप को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि भाई किसी की भी अगर स्मृतियां नरसंहार से जुड़ी होंगी तो वो अपने आप को उस वंशज का वारिस या फिर उस वंशज का कहलाना क्यों ही पसंद करेगा। तो ये भी नहीं मतलब स्वाभाविक है, इन्होंने भी नहीं पसंद किया। फिर यही स्मृतियां मुगलों के प्रति उज्बेकों से भी संबंधित थी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम
बात करें तो मुगल तैमूर के वंशज होने पर बहुत ज़्यादा गर्व करते थे। तैमूर जो कि इनके पिता के साइड के थे, मतलब पिता तैमूर वंशज थे, तो वो कहलाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे मुगल। क्योंकि अनुभव करते थे ज़्यादा, इसलिए क्योंकि इनके महान पूर्वज जो थे 1398 में इन्होंने पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर कब्जा करने का देखिए, अगर किसी ने दिल्ली पर कब्जा किया है किसी शासक ने, तो वो अपने आप को भाग्यशाली, किस्मत वाला या फिर अपने पे गर्व इसीलिए करेगा क्योंकि भाई वो केंद्र में पड़ता है, तो हम सब जगह राज्य कर सकते हैं। इसलिए ये भी बात है ना, कि वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पे भी हम अपना विस्तार कर सकते हैं शासन का। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि जो तैमूर हैं और उसके उत्तराधिकारी के, मतलब तैमूर, उनके बेटे कौन हुए, उनके दादा कौन है, ये सब इसमें लिखा है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। देखिए, तैमूर उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र यहाँ पे दिया है। तैमूर, उसके ये नीचे यहाँ पे ये तैमूर बैठे हैं और दाहिने और बाएं इन्होंने सब मेंशन करके रखा है। तो इसके ये इमेज देख के क्या, ये मैं बता देती हूँ। देखिए, तैमूर, इनके उसका पुत्र कौन हुआ? मरीन शाह इसका पुत्र हुआ। और उसके बाद उसके दादा बाबर के दादा कौन थे? अबू सैद। ठीक है, और अगर हम बात करें, अबू सैद इनके दादा थे। और तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा। अब बाबर के परदादा की बात करें, बाबर के दादा कौन है? अबू सैद थे। और बाबर के परदादा कौन थे? सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा। और बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख। ओके, ये कुछ इन्होंने वंशावलियों के नाम ऐसे दे रखे हैं कि इनका बेटा कौन था, इनका बेटा कौन था। ठीक है, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट जो बनता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, वो मुगल कौन थे, वो इम्पोर्टेंट था। ओके, अब बात ये आती है कि मुगल सैन्य अभियान कब से कब तक शुरू हुआ, कैसा क्या इसका शासनकाल रहा, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रथम मुगल शासक जो था वो बाबर था, जिसने अपना शासन 1526 से 1530 के 30 में तक रहा। लेकिन 1494 में फरघाना राज का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था इन्होंने, बट 1494 में ही प्राप्त कर लिया था, मगर तब उनकी उम्र चूंकि 12 वर्ष ही थी, इसलिए उनको मतलब हटा दिया गया, या उस टाइम वो इतना ज़्यादा प्रभाव में नहीं आ पाए, है ना। मंगोलों की दूसरी शाखा जो थी, उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ गई थी। ओके, फिर क्या हुआ, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसी टाइम इनको क्या हुआ, मंगोलों के दूसरी शाखा, उनकी उम्र भी कम थी। फिर क्या हुआ, मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी, उज़्बेकों के आक्रमण के कारण क्या हुआ, उनको अपनी पैतृक गद्दी आप समझ रहे हैं ना, जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरा बच्चा टीचर, फिर उसका बच्चा टीचर, इस तरह से, जैसे इनके शासक राजा थे तो राजा का बेटा उस गद्दी पे बैठेगा, इस तरह से, है ना। उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ गई। फिर अनेक वर्षों तक उन्हें शासन भटकने के बाद 1504 में फिर से काबुल पर कब्जा किया। और 1526 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में किया था। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है कि बाबर ने क्या किया था, 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के युद्ध में। ठीक है, और हराने के बाद अपना शासन किया, दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में करा और शासन किया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती, ये देखिए, इसमें कुछ फैक्ट्स दिए हैं। अब फैक्ट्स में जो रेड लाइन्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे। इस फैक्ट्स में कुछ अपनी तरफ से नहीं इन्वॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, जहांगीर 1600 इनका शासनकाल था 1605 से 1627 तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया था। ठीक है, किसने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया था? जहांगीर ने। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की थी। इसके बाद सिक्कों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए थे जो पूर्णतः सफल नहीं हुए थे। अब बात आती है कि ये जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्ष में राजकुमार
खुर्रम, जो कि बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए थे, उन्होंने विद्रोह किया था। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्ष में किसने विद्रोह किया था? राजकुमार खुर्रम, जो बाद में शाहजहां कहलाए, उन्होंने विद्रोह किया था। और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। फिर जहांगीर की पत्नी ने क्या किया कि नूरजहां को जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, लेकिन वो विफल रहे। ठीक है, मतलब वो नहीं कर पाई। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये आती है शाहजहां की। शाहजहां का शासनकाल आपका 1627 से 1658 तक था। अब देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है दक्कन में शाहजहां का अभियान जारी रहा। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेली की हार हुई। ओरछा पर कब्जा हुआ। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। देखिए, ये तो पूरी कहानी है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट ये है 1657 से 58 में क्या हुआ कि शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और दारा शिकोह समेत अन्य 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। ओके, ये इंफॉर्मेशन है शाहजहां के बारे में, जो डेडलाइंस है। नेक्स्ट बात आती है औरंगजेब के बारे में। तो देखिए, इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक था। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ये तो पूरी है ही है। अब यहाँ से देख लीजिए आप कि राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, हमने देखा था जैसा कि। ठीक है, उसने मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। उसे किसका सहयोग मिला था? मराठों का और दक्कन की सल्तनत का भी सहयोग मिला था। ओके, अंततः क्या हुआ? वह सफाविद ईरान भाग गया। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, राजकुमार अकबर ने भी औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी थी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया था। फिर 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिक्कों, जाटों, उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन के मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और उनकी मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया कि अब किसको उत्तराधिकार मिलेगा या कौन उत्तराधिकारी होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, देखिए ये यहाँ तक की हो गया। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इस मैप के थ्रू। देखिए, अब ये क्या है? उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम। मुगल ज्येष्ठाधिकार का मतलब ये था कि जैसे मान ली किसी फादर के 4 बेटे हैं, तो जो सबसे बड़ा वाला बेटा होगा, उसमें जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा, उसको राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। ये मुगल ज्येष्ठाधिकार का नियम होता था, वो उत्तराधिकारी होगा। बट इसके विपरीत क्या होता है? उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते हैं। सहदायाद की क्या होता है? सहदायाद में क्या होता है? देखिए, सहदायाद में ये होता है जैसे एक फादर के 4 बच्चे हैं, तो चारों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रॉपर्टी का। उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में इक्वली कर दिया जाए, तो वही होता है। अब इसमें पूछा गया कौन सा तरीका सही है? ज्येष्ठाधिकार मतलब बड़े बेटे को मिल जाए, या फिर सहदायाद मतलब सभी को इक्वल राइट मिल जाए प्रॉपर्टी में। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है मुगलों के अन्य ये जो प्रथा थी ना, कौन सी वाली प्रथा? ये जो विद्रोह होने लगा था प्रॉपर्टी को लेकर, उत्तराधिकार की मुगल परंपरा, ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू हो गया था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है मुगलों के अन्य शासकों के साथ कैसे संबंध थे। अब देखिए, कोई पेज इसमें स्किप तो नहीं हो गया है? मुझे लग रहा है शायद कुछ स्किप हो गया हो। जस्ट अ मिनट।
ना मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध की अगर हम देखें तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब भाई जैसे मान लिया मुगल का शासन चल रहा है, अब उसका जो कहना नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ क्या करेगा मुगल, क्या करेंगे, उनके खिलाफ युद्ध करेंगे, अभियान चलाएंगे, है ना, जिससे वो उनकी बात को मान लें, उनके सत्ता को स्वीकार कर लें। फिर क्या होता है, जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। अब भाई मुगल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, सब तरफ इन्होंने अपना राज्याधिकार फैला लिया था, तो सब उनकी ज़्यादातर शासक उनकी सत्ता को स्वीकार करने लगे। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। उदाहरण के तौर पे राजपूतों ने भी स्वीकार कर लिया था मुगलों का शासन। ओके, अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए। भाई पुत्रियों का भी विवाह कर दिया। जो बड़े घर होते हैं या धनी लोग होते हैं उनमें क्या करते हैं, अपनी पुत्रियों का भी विवाह कर देते हैं, ठीक है। परंतु कईयों ने विरोध भी किया, बट कुछ ऐसे होते हैं ना, एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया, ठीक है। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगल की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते। तो इसमें यह बताया गया है कि मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे वो नहीं स्वीकार कर पाए लंबे समय तक मुगल की सत्ता को, वे मना करते रहे। परंतु जब वे हारे तो उनके साथ सम्मानीय व्यवहार, जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर वतन जागीर के रूप में वापस कर दी, ठीक है। वो पहले तो नहीं मान रहे थे, कौन, राजपूत, सिसोदिया राजपूत नहीं मान रहे थे, मगर जब वे हार गए थे तो मुगलों ने क्या किया, उनको उनकी जो जागीर थी, उनका वतन था, वो बड़े सम्मान के साथ वापस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है मनसबदार और जागीरदार। तो देखिए इसमें ये हुआ कि शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की या तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को सम्मिलित कर दिया था। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। देखिए मनसबदार का मतलब ये होता है कि जो मुगलों की सेवा में आ जाएं, है ना, वो सारे मनसबदार हो जाएंगे। पहले शुरुआती में तो ये छोटा सा था, मतलब कुछ ही लोग थे मुगलों की सेवा में, सरदार तुर्की तुरानी ही थे, लेकिन ये छोटा समूह धीरे धीरे बड़ा होता गया। ओके, अपने साथ उसने कई शासकों, ईरानियों, भारतीयों, मुसलमान, जितने भी लोग थे सबको सम्मिलित कर दिया। फिर सभी मुगलों की सेवा में आ गए। तो जो सभी मुगलों की सेवा में आ गए तो उन्हें हमने क्या बोला, मनसबदार। उस टाइम उन्होंने मनसबदार, मुगलों की सेवा में। अब देखिए मनसबदार हो गया। अब मनसबदार शब्द का प्रयोग किन व्यक्तियों के लिए होता था, जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या फिर पद दिया जाता था। कौन देगा भाई, मुगलों की सेवा में गए तो मुगल ही देंगे। यहाँ मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, ठीक है। अब मुगलों द्वारा भाई मुगलों की सेवा में आए तो मुगल की सेवा में आए तो उन्हें नौकरी दी। अब नौकरी दी तो उसके जरिए उन्होंने क्या दिया, एक तो पद दिया, दूसरा वेतन दिया, तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व भी दिया, सैन्य उत्तरदायित्व भी दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या मिलती है हमें कि मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे और वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। जागीर क्या था, जो वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में जो वो पाते थे, कौन, मनसबदार, उसे क्या बोलते थे, जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, ठीक है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जागीरदार और मनसबदार हमने पढ़ लिया। देखिए ये 5000 जात वाले अभिजात को दर्जा
और 1000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। भाई जिसकी अमाउंट ज़्यादा है, 5000 ज़्यादा है, 1000 ज़्यादा है, 5000 ज़्यादा तो उसको ज़्यादा दर्जा मिलेगा, 1000 ज़्यादा है, 1000 कम है तो उसको कम दर्जा मिलेगा। ऐसे कितने थे? 29 ऐसे मनसबदार थे जिनके पास 5000 जात की पदवी थी। ओके, औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदार की संख्या 79 ही थी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि मनसबदार जो थे वो मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते। मनसबदार जो थे वो जागीरों पर अपनी नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन या शासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। भाई उनके पास जो भूमि थी, जागीर क्या थी, एक अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जागीर क्या थी, राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि, तो उन्हें सिर्फ राजस्व एकत्रित करने का ही अधिकार था। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है, ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत थे या सेवा प्रदान कर रहे होते थे। तो ये जो राजस्व इसमें ये बताया गया है, मनसबदार जो थे वो उन्हें सिर्फ राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था अपनी जागीरों से, भूमि से, मगर ये राजस्व भी वो खुद नहीं एकत्रित करते थे क्योंकि वो कहीं और सेवारत होते थे। तो उनके नौकर ये राजस्व एकत्रित करते थे उनकी जागीरों से। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पैरा में हमें ये मिलती है, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से सर्वे होता था अकबर के टाइम पे, ताकि इसलिए होता था कि इनका राजस्व जो है वो मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। मतलब इनका राजस्व जो हो, राजस्व इकट्ठा जो करा जाए वो मनसबदार के वेतन के बराबर हो। मतलब मनसबदार को वेतन कौन देता था? मुगल देते थे। अब इनका जो राजस्व कहाँ से वसूलते थे? जागीरों से। तो जो जागीरों से राजस्व वसूल ले वो इक्वल हो किसके? मनसबदार के वेतन के। ओके, ये इन्होंने लिखा है। अब औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बिल्कुल बदल गई या बदल गई। ओके, अब क्या होता है, अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। अब जो राजस्व टैक्स कलेक्ट करते थे वो कम था और जो मनसबदार को वेतन देते थे वो बहुत ज्यादा था। मतलब एज कंपेयर टू टैक्स, मतलब टैक्स जो कलेक्ट करके लाते थे वो कम था और जो वेतन सैलरी प्रोवाइड कर रहे थे वो ज्यादा थी। मनसबदारों की संख्या में भी अधिक वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता। अब मनसबदार की जो क्या हुई, जागीर मतलब संख्या ज्यादा हो गई तो उन्हें जागीर मिले तो मिले कहाँ से, है ना? तो उन्हें काफी टाइम वेट भी करना पड़ता था। इन सभी कारणों के कारण क्या हुआ कि जागीरों की संख्या भी कम हो गई। फलस्वरूप ये हुआ कि जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। फिर क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये आया कि जागीरदार ने ये कहा कि जागीर रहते रहते हमारे पास जितना हम इस पे टैक्स वसूल कर पाए कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने क्या किया, इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा समस्या हो गई कि यहाँ से यहाँ तक आप पैसेज पढ़ें तो कितनी समस्या हो गई। भाई पहले उन्होंने मनसबदार नियुक्त किए, उन्हें जागीर प्रोवाइड किया, अब जागीर वो खुद नहीं कलेक्ट करते, कहीं और से कलेक्ट करवाते थे, मतलब अपने नौकरों से। फिर नेक्स्ट में ये बताया अकबर के शासनकाल में जागीरों का भाई सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। अब इसमें ये होता था कि औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते ये हो गया, अकबर के शासनकाल तक तो ठीक था कि दोनों इक्वल थे, राजस्व जितना वसूल हो रहा था जागीरों से और मनसबदार का वेतन बराबर था। औरंगजेब के शासन में सारी डिफिकल्टीज आ गई कि राजस्व जो वसूल लें जागीरों से वो कम हो गया और मनसबदार का वेतन ज़्यादा हो गया। अब जब ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आने लगी। अब जो समस्याएं आने लगी उसमें बहुत सारी समस्याओं में ये नंबर 1 समस्या यह थी कि जागीरदार ज़्यादा हो गए, तो मतलब जागीरदारों मनसबदारों को वेट करना पड़ता था जागीरों के लिए, जागीरों की संख्या कम होती गई। फिर जिन जागीरदारों के पास अपनी जागीर होती थी वो सोचते थे मैक्सिमम टू मैक्सिमम टैक्स वसूल लें, वरना हमारे यहाँ से मान लो जागीर चली गई तो फिर क्या करेंगे, ये सारी समस्याएं आने लगी। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है जब्त और जमींदार की। वहीं से एक ये नई समस्या शुरू हुई तो जिसमें आया जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। भाई किसानों की जो उपज से मिल रहा है
उपजों से ये राजस्व टैक्स दे रहे हैं, तो यही इनका आमदनी का स्रोत था मुगलों का, है ना। अधिकतर स्थानों पर किसान क्या थे, ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। मतलब ये जो किसान लोग थे वो किसके माध्यम से देते थे, सरदार या फिर मुखिया के माध्यम से टैक्स देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का ही प्रयोग करते थे। ठीक है, मुगल क्या करते थे, या तो चाहे वो शक्तिशाली हो, चाहे वो एक ही स्थान का एक ही ग्राम का मुखिया हो, सभी जितने भी लोग होते थे सबके लिए जमींदार ही प्रयुक्त करते थे। जमींदार मतलब अपना जो वो लोग टैक्स देते थे जमीन पे, जागीर पे। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेज में मिलती है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, यानी कि अकबर के जो राजस्व मंत्री थे, है ना, टोडरमल, उन्होंने 10 साल, ये 10 साल यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 70 से 80 के बीच का जो ड्यूरेशन है, कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वे किया। इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ये पाया कि प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया। भाई ऐसा नहीं है, अब आप नगद के रूप में प्रत्येक फसल पर आप निश्चित कर दिए कि इस फसल पे इतना आपको निश्चित टैक्स देना है। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की सूची बनाई गई। ओके, फिर राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, जब्त कहते थे। ये कब हुआ, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने जो सर्वे करा था ना, निरीक्षण करा था, तो उसी में सर्वेक्षण में ही पाया। तो अकबर के शासनकाल में ये जब्त प्रणाली आई जिसमें टैक्स वसूला गया। ठीक है, ओके, राजस्व प्राप्त करने की इकाई को। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसे निरीक्षक गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत में संभव नहीं थे। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल शासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास अकबरनामा और आईने अकबरी की। देखिए, अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश यह दिया था कि उसके शासनकाल का वो इतिहास लिखे। अकबर ऐसा करते हैं, देखिए अकबर ऐसा करते हैं कि अपने दरबारी करीबी मित्र या फिर दरबारी को ये बोलते हैं कि अबुल फजल इनका नाम है, इनको ये बोलते हैं, आदेश देते हैं कि आप हमारे शासनकाल का एक इतिहास लिखें। तो अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। क्या है, अकबरनामा। पहले जिल्द में अकबर के पूर्वजों के बारे में इन्होंने लिखा, फिर दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया, तीसरे जिल्द में इन्होंने आईने अकबरी लिखी। जैसे कोई पिक्चर नहीं है, स्क्रिप्ट है, तो इन्होंने पहले में पार्ट 1 में ये दिखाया, क्या दिखाया, पूर्वज, अकबर के पूर्वज कौन थे। दूसरे में क्या दिखाया, अकबर का शासनकाल कैसा था। तीसरे में क्या दिखाया इन्होंने, तीसरी जिद आईने अकबरी में इन्होंने अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा लिखा। ठीक है, अब तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम, ये तीसरे जिल्द में लिखा था, सबसे रोचक आयाम ये था, सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि विविध प्रकार की चीज़ें, फसलें, पैदावार, कीमतें, मजदूरों और राजस्व का सांख्यिकी विवरण इन्होंने किया था। किन्होंने किया था, अबुल फजल ने। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है अकबर की नीतियां नज़दीक से। अब देखिए अकबर की इसमें नीतियां बताई गई हैं। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा में मिलता है, विशेषकर आईने अकबरी जो तीसरी जिल्द थी। ठीक है, अबुल फजल ने के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था। जो कई प्रांतों में साम्राज्य बटा था, मतलब कई प्रांतों में साम्राज्य का बटना ही सूबा कहलाया, या सूबा क्या बोलते थे, जो
कई प्रांतों में साम्राज्य बट जाता था। सूबों के प्रशासन कौन करते थे? सूबेदार करते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो कि दीवान कहलाता था। मतलब जो प्रांत है, वो साम्राज्य है, वो कई प्रांतों में बटा, उस प्रांत को सूबा बोला, ठीक है। उस पे प्रशासन करने वाले को सूबेदार बोला, ठीक है। और प्रत्येक प्रांत में कोई एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जिसे दीवान कहलाते था या दीवान कहा जाता था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती थी कि बख्शी किसे बोलते थे? सैनिक वेतनाधिकारी। और सदर जो होते थे वो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री को बोलते थे। फौजदार सेना नायक को बोलते थे। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। ये देखिए, ये वर्ड एज इट इज पूछ लिए जाते, तो इनको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। तो देखिए, मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था, ठीक है। और उसे नूरजहां का खिताब मिला, ठीक है। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और समय पर सहयोग भी देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। मतलब मेहरुन्निसा का विवाह किससे हुआ? जहांगीर से। तो उनको खिताब क्या मिला? नूरजहां का। नूरजहां बहुत वफादार थी किसके प्रति? जहांगीर के प्रति। और उसी में नूरजहां के सम्मान में ही जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। एक और उनका ही खिताब उत्तीर्ण था और दूसरी ओर रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था, ठीक है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया था। आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। और गोल मोहर के अनुसार, देखिए ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये आप एज इट इज पूछ भी सकता है। चौकोर मोहर क्या बताती है? उदात्त और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश, ठीक है। और गोल मोहर क्या बताती है? शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, ठीक है। तो ये एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं अगर चाहें तो। एक बार आपने पढ़ भी लिया तब भी आप कर लेंगे, ओके। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे क्या करते थे? राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजात ने क्या किया? अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे और साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निज हितों के कारण कमजोर हो गई थी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने क्या किया? उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले में चर्चा शुरू की थी, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है इबादत खाना में अकबर के विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए, ठीक। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की थी। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल इसको बनाने में अकबर की मदद की थी। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। अब अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कार्यों को भी संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने क्या किया? फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या फिर अनुवाद ब्यूरो की भी स्थापना की। सुलह-ए-कुल में देखिए ये है अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। अब ये वर्णन नहीं पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल सम्राट की क्या होता है? प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई, ठीक है। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धन
धनी देश बताया। विदेशी यात्रियों ने क्या बताया कि मुगल साम्राज्य को ऐसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता है, वैसा इनके शासनकाल में विदेशियों ने बोला कि बहुत ज़्यादा धनी मनी देश है, ठीक है। परंतु ये यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मय रह गए। मतलब इसके साथ उन्हें जो ये दरिद्रता देखने को मिली, इसको भी देखकर वो आश्चर्य रह गए या विस्मत रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई दी थी, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें यह पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 में से 445 ही थे, और कुल मनसबदार एक छोटी सी संख्या का 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। तो ये कुछ डिफरेंस उन्हें देखने को मिला। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है, ये पूरा है, आप चाहें तो इसे रीड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं कर ही देती हूँ। फिर क्या होता है, मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी राय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। मुगल सम्राट और मनसबदार क्या करते थे, जो जितनी भी आमदनी होती थी उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट क्या करते थे, वस्तुओं पर लगा देते थे, वेतन पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकार और किसान को लाभ होता था। हाँ, चूंकि ये वस्तुएं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि किसान और शिल्पकार के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो गरीब थे मुश्किल से उनका पेट भर पाता था। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन में औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकार के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे, ठीक है। मुगलों में कुलीन वर्ग के हाथ में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्ष में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। ये कुछ इन्होंने लिखा है। देखिए इसमें ये होता है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। इसमें ये होता है कि मुगल साम्राज्य के बारे में विदेशी बताते हैं कि बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं किससे कहानियों, बट इसके अगेंस्ट वो ये भी बताते हैं, दरिद्रता को भी देखकर यहाँ पे बहुत हैरान हो जाते हैं कि जिन मनसबदार को उच्चतम पद प्राप्त था उन्हें लाइक 8,000 में से सिर्फ 445 ही थे, है ना। कुल मनसबदार की अगर हम बात करें तो 5.6% ही थे। जो राजस्व का अगर बात करें तो 61.5% था, ठीक है। अब ये जो खर्चे और असमानताएं थी वो देखकर दंग रह जाते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। नेक्स्ट बात ये है, राजा और रानी ये कोई बात नहीं। आप ये देख सकते हैं मनसबदार कौन होते हैं, मनसब क्या होता है, पद होता है, मंगोल कौन होते हैं, नूरजहां, ये सब आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ये भी देख सकते हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं। मुगल कौन हुए, महान शासक के वंशज थे। मनसब मनसब क्या है, पद है। जागीरदार, जात, सवार, ठीक है। सुलाहे कुल, ज्येष्ठाधिकार, पिता के बड़े पुत्र को, ये आप देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं, ओके। और ये चैप्टर डिस्कस हो गया। चैप्टर बड़ा था, मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है ना। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपका पूरा मैं अश्योर करती हूँ कंप्लीट करा दूँगी, बट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर गाइज।